हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करेंगे 9th क्लास अ न्यू सेक्शन सिविक्स, जिसको आप पॉलिटी के नाम से भी जान सकते हैं। आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड कंटेम्प्रेरी। डेमोक्रेसी क्या है? प्रजातंत्र। और कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। कंटेम्प्रेरी मीन्स कि देखिए, जिस समय पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी समय पर आप क्या कर रहे हैं, कि दो अलग अलग इंसान एक ही समय पर क्या काम करते हैं, इट्स मीन कंटेम्प्रेरी। और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, इट्स गिवन बाय अब्राहम लिंकन। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कि जो प्रजातंत्र है वो क्या है, कि जहाँ पर लोग सरकार अपनी इच्छा से अपनी वोट के अधिकार का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे देखिए, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, जब इनका इलेक्शन होता है तो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, हर 18 साल से ऊपर का इंसान जिसे वोट का अधिकार दिया गया है वो चुनाव में अपना वोट डालता है और अपनी मर्जी के मुताबिक, या हम ये कहें कि अपनी समझ के मुताबिक, वो एमपी या एमएलए का चुनाव करता है। एमपी और एमएलएज मिलकर सरकार बनाते हैं। मीन्स कि सरकार है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, एमपी, एमएलए और आपके जो प्रेसिडेंट है। वी कैन से दैट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों चीज़ें मिलके सरकार बनाती है। और सरकार जब बनती है और जब हमारा प्रशासन चलता है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, कि लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग अपनी इच्छा से, अपनी समझ के अनुसार किसी भी योग्य उम्मीदवार को दे सकता है। अब देखिए, आपका जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, यानी कि 2 जगहें दी गई हैं जिसमें एक का नाम है चिली और दूसरे का नाम है पोलैंड। कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसकी जो स्थिति थी वो क्या थी। देखिए, चिली एक छोटा सा हिस्सा है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और इसके अंदर एक छोटा सा देश है चिली। और यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से आई, इसकी बात हम करेंगे। देखिए, एक नाम है, थोड़ा सा अजीब आपको सुनने में लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। सैलावेंडर एले। एक सैलावेंडर एले ये नाम है एक उम्मीदवार का, विन इलेक्शन 1970, जिसने चुनाव में भाग लिया। और 1970 में जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने भाग लिया। किसने? जो सैलावेंडर एले थे। और ये चुनाव को जीत जाते हैं और चिली जो छोटा सा देश है इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सैलावेंडर एले वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द चिली। चिली इज ए कंट्री विच सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका। जो सैलावेंडर एले हैं इन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर के एक स्पीच दिया। कब? 11 सितंबर 1973, 11 सितंबर 1973 को जो सैलावेंडर एले है इन्होंने एक स्पीच दिया। और उनका ये आखिरी स्पीच भी था। कि आखिरी स्पीच क्यों था? कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं, जब कोई एक इंसान अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करता है तो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो उसके अपोज होते हैं। तो ऐसे ही जब सैलावेंडर एले प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। तो और जो विरोध करने वाले कौन थे? विरोध करने वाले लोग वो कैसे होंगे? जिनके पास काफ़ी मात्रा में पैसा होगा, जो अमीर होंगे, जिनके पास थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पावर होगी। यानी कि गरीब तबके के लोग तो विरोध कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास चीज़ें नहीं हैं। तो अमीर वर्ग जो था, यानी कि हम ये कहेंगे कि ऐसे लोग जो राजनीति में थे या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था या जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने सैलावेंडर एले का विरोध किया। किस लिए? कि कहीं अगर ये सत्ता में आते हैं तो हमारे जो प्रशासन है इसमें बदलाव होगा और शायद से डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो देखिए, जो सैलावेंडर एले थे इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। कि एक सामाजिक जो पार्टी थी इसकी स्थापना सैलावेंडर एले ने की
और जो सैलावेंडर एले थे इनकी जो पॉलिसीज़ थी क्या थी, यानी कि जो सैलावेंडर एले राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कौन सी नीतियाँ अपनाई, या वो जब राजनीति में रह के काम करना चाहते थे तो किस तरीके से काम करना चाहते थे। फर्स्ट, हेल्प द पुअर। सैलावेंडर एले का मानना था कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश की जाए। इम्प्रूव इन एजुकेशन सिस्टम, कि हमारी जो शिक्षा का ढांचा है उसको सुधारा जाए, कि जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें किस तरह के बदलाव होने चाहिए, कैसा सिलेबस होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, हायर जो एजुकेशन है उसमें क्या होना चाहिए, जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू करनी चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें थी उनको सुधारने की कोशिश की सैलावेंडर ने। तीसरा, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन। फ्री मिल्क का मतलब क्या है कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो सरकार की तरफ से, अगर आप वाकिफ़ हैं कि मिड डे मील एक योजना है जो भारत के लगभग सभी सरकारी स्कूलों में चलाई गई है, कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको सही तरीके से, यानी कि पोषित जो आहार है वो मिलना चाहिए। तो जो सैलावेंडर एले थे उन्होंने दूध की उपलब्धता भी, कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए दूध बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनको स्कूलों में ही फ्री में दूध दिया जाए। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलॉर्ड फॉर्म्स, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, री का मतलब क्या होता है अगेन, कि जो ज़मीन है, कि ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है, या ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन थी लेकिन टैक्स या किसी भी तरीके से जब उन्होंने अपनी शर्तें पूरी नहीं की और उनकी ज़मीन को लैंडलॉर्ड्स के द्वारा छीन लिया गया, तो उनकी जो ज़मीन है वो उनको वापस लौटा दी जाए। नेक्स्ट है ओपोज फॉरेन कंपनीज, कि सैलावेंडर एले का मानना था कि हमारे देश में कोई भी बाहरी कंपनी आके अपने पाँव नहीं जमाए, मीन्स स्वदेशी जो चीज़ है। जैसे आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कोरोना के चलते जो हमारी सरकार है वो हमें कह रही है कि जो चीन से जो सामान बन के आता है उसका हमें बायकॉट कर देना चाहिए और हमारे देश के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उन पर हम बल दें। इसी तरीके से जो सैलावेंडर एले थे वो भी चाहते थे कि विदेशी कंपनियां यहाँ आके स्थापित ना हो, हम अपने देश में चीज़ें बनाएं और उनका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी और जो सामान की उपलब्धता है वो आसानी से लोगों को कम दामों पर उपलब्ध होगी। तो देखिए जो सैलावेंडर एले थे इनके बारे में एक बार दोबारा से हम रिवीजन करते हैं कि सैलावेंडर एले जिन्होंने 1970 में इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए, चिली के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद उन्होंने अपना एक स्पीच दिया लास्ट डेमोक्रेसी डेवलपमेंट को लेकर के 11 सितंबर 1973 को। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी और इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो क्या थी कि हेल्प द पुअर, इम्प्रूव इन एजुकेशन सिस्टम, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स, ओपोज फॉरेन कंपनीज। कि अगर इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगी और जो जैसे शिक्षा है, हेल्थ है, अगर इन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो फ्यूचर होगा वो भी ब्राइट होगा। अब देखिए सैलावेंडर एले सत्ता में आ जाते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेते हैं। उन्होंने काम कैसे करना है ये एजेंडा भी उन्होंने बना लिया, यानी कि उनके एजेंडे में किन किन पॉलिसीज़ को शामिल किया जाएगा ये सब तय हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ समाज के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो इन सब चीज़ों के विरुद्ध थे। देखिए काम तो सारे बढ़िया हैं लेकिन फिर भी लोग इसके विरुद्ध हैं। क्यों? देखिए कौन से लोग हैं जो इनके खिलाफ थे। द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स मीन्स जो बड़े ज़मींदार थे, यानी कि जो लोगों से फ्री में काम कराते थे या फिर जैसे उनसे कर्जा दे करके उनको हमेशा अपने खेतों में काम कराते रहते थे। रिच पीपल, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो राजनेताओं के साथ मिल करके सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे। द चर्च, चर्च मतलब जैसे चर्च के अंदर जो पादरी होता है, प्रीस्ट जिसको आप बोलते हैं, कि वो कैसे धर्म के नाम पे टैक्स लेते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और कुछ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी वो भी ऐसी थी जो सैलावेंडर के खिलाफ थी, यानी कि बहुत सारे समाज के ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सैलावेंडर एले हैं वो चिली के प्रेसिडेंट बने। लेकिन जो वहाँ पर जो जनता थी वो क्या चाहती थी कि डेमोक्रेसी आए, लोगों की आवाज़ को सुना जाए, हमारा जो प्रशासन है उसमें सुधार किए जाएं। और इन सब कारणों से लोगों के एफर्ट्स से जो सैलावेंडर एले हैं वो चिली के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास सिविक्स। कल हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें हमने डेमोक्रेसी क्या होता है और प्रेसिडेंट ऑफ द चिली, साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है चिली, उसके जो प्रेसिडेंट साल्वाडोर एले, इसके बारे में पढ़ा था। और जो साल्वाडोर एले थे उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो क्या क्या थी और क्यों जो अमीर आदमी या लैंडलॉर्ड्स या चर्च के जो प्रीस्ट या कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके जो लीडर्स हैं वो उनके खिलाफ क्यों थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक वर्ड है मिलिट्री कोप। कोप का मतलब क्या है? पुलिस प्रशासन। कि जैसे देखिए, एक तो डेमोक्रेसी होता है जहाँ पर आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो शासन को संभालते हैं। आप सामान्य जो जनता है, जो आम जनता है, उसकी इच्छा के साथ उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों के साथ मिलकर के कानून बनाते हैं और प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं। इसके अपोजिट जो मिलिट्री कोप है, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सेना का जो प्रशासन है या पुलिस का जो प्रशासन है वो होता है। और ये डिक्टेटरशिप के इक्वल होता है कि एक ग्रुप है लोगों का जो अपनी मर्जी से अपनी जनता के ऊपर अपना प्रशासन चलाता है। देखिए, हमने ये भी जाना था कि जो साल्वाडोर एले हैं उन्होंने जो अपनी लास्ट स्पीच है वो 11 सितंबर 1973 को डेमोक्रेसी से रिलेटेड दी थी। और इस स्पीच के कारण ही जो बहुत सारे लोग थे वो उनके खिलाफ हो गए थे। और इस डेमोक्रेटिक स्पीच देने के बाद ही कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जो पुअर पीपल हैं, स्कूलों के एजुकेशन लेवल को ऊपर उठाना चाहिए, बच्चों को मिड डे मील जैसी जो सुविधाएं हैं वो देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो साल्वाडोर एले ने अनाउंस की थी अपने मैनिफेस्टो के दौरान और अपने स्पीच के दौरान भी उन्होंने इन सब बातों को रिपीट किया। तो उस समय बहुत सारे जो लोग थे वो इनके खिलाफ हो गए और इसी कारण से जो मिलिट्री कोप थी उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। द मिलिट्री कमांडर आस्क द प्रेजिडेंट टू रिज़ाइन बट एलन रिफ्यूज़। जो मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने साल्वाडोर एले को अपना त्यागपत्र देने को कहा कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक हैं और हम इसका समर्थन नहीं करते, इसलिए आपको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन साल्वाडोर एले ऐसा नहीं चाहते थे, उन्होंने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया। तो साल्वाडोर एले हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया कि अपनी जान को बचाने के लिए वो जो चिली है उसको छोड़कर भाग जाते हैं और उसके बाद लोगों को रेडियो के माध्यम से संबोधित करते हैं। और जब जो पॉलिटिकल पार्टियां थी या रॉयल जो पीपल्स थे, अमीर जो आदमी थे, जो सब साल्वाडोर एले के खिलाफ थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो साल्वाडोर एले जहाँ पर रहता है कि स्पीच के बाद जो उन्होंने एड्रेसिंग की थी रेडियो पर लोगों आम जनता के लिए, उसके बाद जब वो वापस लौट कर आते हैं तो जो प्रेसिडेंट हाउस था, जैसे हमारा जो राष्ट्रपति भवन है ऐसे ही चिली का जो प्रेसिडेंट हाउस था उसको मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया, जिसमें जो साल्वाडोर एले है उनकी डेथ हो जाती है। तो देखिए, जो डिक्टेटरशिप थी उसको मेंटेन करने के लिए, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए जो प्लान बनाया गया कि साल्वाडोर एले लीव कंट्री, he addressed the people on radio. After it, military coup surrounded President House and make a plan for bomb blast. At last, Salavender Alley died in it. इसके बाद देखिए, जो साल्वाडोर एले हैं जब इनकी डेथ हो जाती है तो एक नया नाम आता है, जनरल पिनोचेट। जनरल पिनोचेट हैं वो राष्ट्रपति बनते हैं उन लोगों की सहायता से जो ये चाहते थे कि जो अमीर प्रशासन है या ये कहें कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा धन है और वही राजनीति में आए और हमारे लिए काम करें। तो इस जो प्लानिंग बनाई गई इसके साथ जनरल पिनोचेट राष्ट्रपति बन जाते हैं और 17 साल तक काम करते हैं। और वो 17 साल तक, यानी कि इतने लंबे समय तक राष्ट्रपति कैसे रहते हैं, इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह थी कि जो बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले से पॉलिटिकल पावर रखते थे लेकिन डेमोक्रेसी की पॉलिसीज़ के साथ खुश नहीं थे, वो डिक्टेटरशिप को कंटिन्यू करना चाहते थे। तो इनका जो साथ है वो जनरल पिनोचेट को मिला और उन्होंने लंबे समय तक शासन किया।
तो जो डेमोक्रेसी थी अब वो पावर शिफ्टेड हो गई मिलिट्री ऑफिसर में, कि जो मिलिट्री कोप है कि पुलिस प्रशासन या आर्मी का जो प्रशासन है वो लोगों पर लगाया जाएगा, वही रूल सबको मानने होंगे। इस तरीके से डेमोक्रेसी है वो फिनिश हो जाती है, कि सही तरीके से स्टार्ट होने से पहले ही डेमोक्रेसी का एंड कर दिया गया। और इन सब के खिलाफ कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया, मिलिट्री कोप को अनाउंस किया गया, जो पावर है उसको शिफ्टेड कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी शासन ही होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया जो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहता था, और उन लोगों को नाम दिया गया ट्राइटन, यानी कि ऐसे लोगों का समूह जो डेमोक्रेसी के फेवर में थे। तो देखिए, जो अब जब हम डेमोक्रेसी रिस्टोर की बात करते हैं तो क्या क्या काम उस समय पर हुआ, कैसी कैसी घटनाएं हुई, लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो जो जनरल एल्बर्ट बैचलेट, ये एक नया नाम है आपके सामने। तो जनरल जो एल्बर्ट बैचलेट थे, उनकी जो पत्नी थी मिसिज बैचलेट और उनकी जो बेटी थी, इन तीनों ने बड़े स्तर पर काम किया डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। यानी कि वो कंटिन्यू आंदोलनों के माध्यम से, स्ट्राइक के माध्यम से लोगों के साथ डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए खड़े रहे। तो जब ये सब चीज़ें चल रही थी, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, आंदोलन हो गया कि लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन जो पावर है वो ऑलरेडी, जो डिक्टेटरशिप है वो अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए। ऐसा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है कि लगभग 3000 जो लोग हैं वो इस कार्रवाई के दौरान मारे गए, और बहुत सारे लोग हैं वो मिसिंग हो गए, यानी कि पता ही नहीं चला उनको अरेस्ट किया गया या उनको मारा गया। ये सारी चीज़ें जो डेमोक्रेसी चाहते थे उन सब के साथ ऐसा हुआ। जैसे अगर हम बात करते हैं इसके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, कि भारत में आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए, रोलेट एक्ट के दौरान लोगों को पकड़ लिया गया, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे आंदोलन हुए कि जिन लोगों का कहीं भी आपको नाम नहीं मिलता है कि वो मारे गए या वो मिसिंग हो गए, उनके साथ किस तरीके से अत्याचार किए गए, कहाँ पर उनको डाला गया। तो ऐसा ही जो है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, हम अगर चिली या पोलैंड की बात करेंगे तो सेम जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर भी हुई। तो सैलावेंडर एले के बाद जो जनरल पिनोचेट आए थे वो काफ़ी समय तक सत्ता में रहे, क्योंकि उनको जो एक सपोर्टिव हैंड मिला हुआ था, किसका था, अमीर लोगों का। और उसके बाद इन सब चीज़ों का विरोध किया जनरल बैचलेट ने, उनकी वाइफ मिसिज बैचलेट ने और उनकी बेटी ने। और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो जो रिस्टोर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, तो उसमें हम एक नाम लेते हैं पिनोचेट डिक्टेटरशिप एंड, कि उनके जो प्रयास हैं वो सफल हुए। किसके प्रयास, जो मिसिज बैचलेट थी, उनकी बेटी थी और जो जनरल बैचलेट थे। देखिए, इसमें एक छोटी सी स्टोरी अगर आप अपने बुक में पढ़ेंगे टेक्स्ट से, तो जो मिसिज बैचलेट है उसको जेल में डाल दिया गया था, उनकी बेटी को जेल में डाल दिया गया था। किस लिए, कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आम जनता थी वो इन सब के फेवर में थी। उन्होंने मिसिज बैचलेट को छुड़वाने के लिए आंदोलन किए, जेल के सामने बैठ के धरना दिया। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन सब से जो पिनोचेट थे उन्होंने डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने में आम जनता की मदद की। एक वर्ड है रेफरेंडम, कि रेफरेंडम क्या है, जैसे सेंसरशिप होता है ऐसे ही एक वर्ड है रेफरेंडम। कि रेफरेंडम है कि 1988 में लोगों ने डिमांड की कि हमारा अपना एक नया संविधान होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्रशासन चले। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारे जितने भी काम हैं, जो कोर्ट हैं या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे जैसे लेजिस्लेटिव है, कोई भी चीज़ है, वो हमारी सभी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो ऐसे ही एक रेफरेंडम निकाला गया कि हमारे देश का भी अपना एक अलग से संविधान हो। और ये सब काम करने के लिए जो मिसिज बैचलेट हैं उनको इलेक्ट किया गया कि मिसिज बैचलेट इस चीज़ पर काम करें। और जनवरी 2006 में जो मिसिज बैचलेट थी उनको फर्स्ट मॉडर्न सोशलिस्ट लेडी का खिताब दिया गया और उनको लैटिन अमेरिका में डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर चुना गया। और वहाँ पर उन्होंने अपना पहला स्पीच लव एंड हेट के बारे में दिया। जैसे हम पढ़ के आए हैं कि सैलावेंडर जो एले थे उन्होंने अपना फर्स्ट स्पीच डेमोक्रेसी के बारे में दिया था,
और ऐसे ही जो मिसिस बैचलेट थी, उन्होंने अपना पहला स्पीच लव और हेट के बारे में दिया था। लव और हेट एक सुनने में कॉमन सा वर्ड है। लव यहाँ पर था कि डेमोक्रेसी, और हेट है कि कुछ लोगों का जो शासन है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। आज इतना ही। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी आर हेयर डिस्कसिंग अबाउट सिविक्स 9th स्टैंडर्ड। कि देखिए, हम चैप्टर पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें हमने सैलावेंडर एले, बैचलेट, मिसिस बैचलेट, हर डॉटर और डेमोक्रेसी से जुड़े हुए स्पीच, सैलावेंडर की पॉलिसीज़, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने रीस्टोर डेमोक्रेसी के बारे में भी पढ़ा था कि रेफरेंडम क्या है, मिसिस बैचलेट जो है एक आंदोलन शुरू करती हैं, कैसे कैसे वो डेमोक्रेसी तक पहुंचती हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और उन्होंने किस चीज़ के बारे में स्पीच दिया था, जैसे सैलावेंडर एले थे जो प्रेसिडेंट थे चिली के, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। और जो मिसिस बैचलेट थी, उन्होंने लव एंड हेट के बारे में अपना जो स्पीच है वो दिया था। आज हम पढ़ेंगे पोलैंड के बारे में। डेमोक्रेसी इन पोलैंड, कि पोलैंड में देखिए 1980 की अगर बात करते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स राजनीतिक दल। जैसे देखिए हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आपकी बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आपकी जज़्बा है, कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसमें हमारी सरकार इन सब लोगों के साथ मिलकर हमारे प्रशासन को चलाती है। इसी तरीके से पोलैंड के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी। और ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो अपना प्रशासन ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपती थी। मीन्स कि लोगों को जो भी कानून बनाए जाते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। जैसे देखिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत में कोई भी कानून बनता है, कोई भी बिल अगर निकलता है तो जनता की राय ली जाती है कि क्या जनता इस चीज़ से सहमत है, क्या इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए। जैसे अगर देखिए हम भारत में एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एक लोकपाल बिल आया था जो 2 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा कि लोगों ने सहमति नहीं दी। कभी लोकसभा सहमत नहीं है, कभी राज्यसभा सहमत नहीं है। तो इस तरीके से जब तक सहमति नहीं होती है कोई भी जो बिल है वो एक्ट नहीं बनता है। और जब दोनों सदन में, जैसे हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों सदनों से बिल पास होकर निकलता है और राष्ट्रपति के जब साइन हो जाते हैं तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। यानी कि बिल क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इस तरह का कोई सिस्टम पोलैंड के अंदर नहीं था। पोलैंड में जो पुलिस यूनाइटेड वर्कर पार्टी थी वो क्या करती थी, पीपल्स कुड नॉट चूज अ फ्रीली पॉलिटिकल लीडर, कि वहाँ जो पोलैंड के अंदर जो लोग रहते थे, जो आम जनता वहाँ की थी, उनको अपना राजनेता चुनने का अधिकार नहीं था। कि जैसे देखिए आप एमपी और एमएलए का चुनाव करते हो कि आप अपने क्षेत्र से एमपी या एमएलए चुनते हैं जो जा कर के आप हमारे जो प्रतिनिधित्व है उसको सरकार के समक्ष रखती है। देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, हमने किन को चुना है, एमपी और एमएलए को चुना है, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि इनको हमने चुना है। और ये जा कर के आगे अपना वोट डालते हैं जनता की इच्छा के अनुरूप। इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है जहाँ पर इनडायरेक्टली जो आम जनता है वो भाग लेती है। लेकिन जो पोलैंड है वहाँ पर किसी भी तरह का राजनेता है, कोई भी मिनिस्टर है, किसी भी प्रकार के चुनावों में जो लोग हैं उनकी भागीदारी नहीं होती, या अगर उनको ये सब अधिकार हैं भी तो उनकी मर्जी के अनुसार वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे देखिए कई बार आप देखते हो कि इलेक्शन होते हैं तो बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आती हैं। बूथ कैप्चरिंग क्या है, बूथ कैप्चरिंग है ज़बरदस्ती किसी पोलिंग बूथ पर, कि जहाँ पर वोट डाली जा रही हैं, किसी जो पावरफुल जो लोग हैं, जो पैसे से पावरफुल हैं, या हम ये कहें शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके लोगों से ज़बरदस्ती अपने फेवर में वोट डलवाते हैं, वो बूथ कैप्चरिंग होता है। तो इस तरह से ही पोलैंड में सिस्टम था। हु स्पोक अपोजिट पुट इनटू द प्रिजन, कि कोई भी इंसान अगर पुलिस यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के खिलाफ बोलता, उस इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। यानी कि कोई भी अगर
विरोध करेगा कि ये जो राजनीतिक दल है या हमारी जो सरकार पोलैंड में बनी गई है वो लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करती है, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से कानून नहीं बनाती है, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। कि कोई भी विद्रोही खड़ा होगा बिना कुछ पूछे, बिना कोई केस किए, उसको सीधा जेल के अंदर डाल दिया। और ये सब जो सिस्टम था ये एक सोवियत यूनियन USSR एक कम्युनिटी थी, इसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। कि कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर भी डेमोक्रेसी आए। जैसे देखिए आप चिली का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि चिली में डेमोक्रेसी के लिए सैलावेंडर एले ने काफ़ी जद्दोजहद की थी, और मिसिस बैचलेट और उनके हस्बैंड और उनकी डॉटर उन सब के साथ मिलके लास्ट में वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है। ऐसे ही जो पोलैंड के लोग हैं वो भी डेमोक्रेसी के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। ऑन 14 अगस्त 1980 द वर्कर ऑफ लेनिन शिपयार्ड, देखिए लेनिन शिपयार्ड जो है यहाँ पर जो लोग काम करते थे उन्होंने 14 अगस्त 1980 को स्ट्राइक कर दी। और वो स्ट्राइक किस लिए की कि देखिए हम जो लोग हैं हमें अधिकार है कि हमारी जो काम हम यहाँ पर करते हैं उसके अनुसार हमें वेतन दिया जाए। जितनी भी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उस समय पर सभी जो आपकी पोलैंड की जो सरकार थी उन सब के अंडर में आता था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो उन सब के अंडर में काम करेगी। तो ऐसे ही, लेकिन देखिए गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए सब, लेकिन कुछ रूल्स होने चाहिए कि जो जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट निकलते हैं कि 1881 में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट बनाया गया। फैक्ट्री एक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान फैक्ट्री बना सकता है जिसके पास लाइसेंस है, और उसके वहाँ पर जो लोग काम करेंगे, कोई भी फैक्ट्री है, कोई मिल है, किसी भी तरह की कंपनी है, वो सरकार के नियमों के अनुसार काम करे कि लोगों को अच्छा वातावरण दे, काम के घंटे निश्चित करे, उनको पेड हॉलीडे दे, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, अच्छा पानी होना चाहिए पीने के लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिक्स रूल के अंदर आती हैं, लेकिन पोलैंड में ऐसा कुछ नहीं था। और देखिए उसी समय पर कि 1980 में जो पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही थी, उसी समय पर या उसके आसपास की घटना है ये कि एक लेडी है जिसने डिमांड की किसके लिए, हायर सैलरी के लिए। एक लड़की है जो एजेंट का काम करती थी, उसने कहा कि मुझे जो सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, कि मुझे मेरे काम के हिसाब से वेतन नहीं मिलता है, मेरे वेतन को बढ़ाया जाए। तो इसी चीज़ को लेकर के जो पुलिस यूनाइटेड वर्कर पार्टी थी ने उसने उस लड़की को डिसमिस कर दिया। डिसमिस का मतलब क्या है, उसको उसके पद से हटा दिया कि तुम डिमांड करोगी उसके हिसाब से हम वेतन देंगे, यहाँ पर जो काम होता है वो हमारे हिसाब से होता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं कि हम यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो उन सब के बीच हुए, और लास्ट में वो जो लड़की थी उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन देखिए क्या होता है, एक यहाँ पर एक नया चेहरा हमारे सामने आएगा, वेलेसा। वेलेसा क्या है, एक लेडी हैं जिन्होंने एक ट्रेड यूनियन की डिमांड की थी कि जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए एक व्यापारिक संघ बनाया जाए, और इस चीज़ के लिए उन्होंने हड़ताल की। हड़ताल करने का मतलब क्या है कि धरने पर बैठ जाना, जैसे कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी तरीके से जो हम एफर्ट करते हैं। जैसे आजकल आप देखते हो न्यूज़पेपर में कि जो PTI जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो अपनी बहाली के लिए 17 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से जो वेलेसा थी, वेलेसा ने भी कहा कि जो ट्रेड यूनियन है वो बनाई जाए, इंडिपेंडेंट जो व्यापार है वो उनको करने दिया जाए, कि बार बार उन पर रोक टोक ना लगाई जाए, संघ के कुछ नियम बनाए जाएं, इस तरीके की चीज़ें। और जो वेलेसा है उसको इस चीज़ का जो स्ट्राइक की थी जो लोगों ने, कि हम व्यापार के लिए सरकार के सामने बैठेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे, तो उस दौरान इसको उस हड़ताल का लीडर बना दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ और भी मांगी थी, जैसे सेंसरशिप होना चाहिए, कि सेंसरशिप का एंड होना चाहिए। सेंसरशिप क्या है, सेंसरशिप कि जैसे देखिए आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उसके अंदर आपको अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है, तो वहाँ पे सेंसरशिप होता है। तो देखिए लेकिन भारतीय संविधान में क्या है कि कोई भी इंसान अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन बशर्ते वो कैसे हों, वो भड़काऊ ना हो, वो सोसाइटी के फेवर में हो, समाज का कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा होता हो, लोग उससे जागरूक होने चाहिए, सरकार को प्रॉफिट होना चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो। तो सेंसरशिप का मतलब था कि जो प्रेस का मतलब समाचार पत्र या मैगजीन्स जो निकलती हैं आपकी एक फ़िक्स टाइम के बाद जो निकलती हैं चीज़ें,
कि उस पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। लोगों को विचार व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए कि हमारा समाज कैसा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरह की समस्याएं हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की आज़ादी लोगों को दी जाए। इसके अलावा एक और डिमांड थी कि जिन पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा गया है या कुछ ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज की भलाई के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन जो आपकी डिक्टेटरशिप है या जो आपकी अरिस्टोक्रेसी है या जो आपकी पुलिस प्रशासन है, जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया है, उन सबको रिहा कर दिया जाए। तो पोलैंड के अंदर ये सब घटनाएं हुई कि लोगों को जेल में डाल दिया गया, लोग हड़ताल पर बैठ गए, उनकी मांगों को नहीं माना गया, उनको काम से निकाल दिया गया। इस तरह की चीज़ें हैं वो पोलैंड में चलती रही। किसके लिए? डेमोक्रेसी तक पहुंचने के लिए। एट लास्ट क्या होता है कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, पोलैंड की जो गवर्नमेंट थी, जब देखा कि हिंसा इतनी ज़्यादा फैल गई है, तो एक 21 पॉइंट एक मांग पत्र, जिसको आप हिंदी में न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हो कि ज्ञापन। ज्ञापन का मतलब क्या है कि हमें क्या समस्या है, हम आपसे क्या चाहते हैं, हम सरकार से क्या चाहते हैं, हमने एक पेपर पर लिखा और हमने लोगों के सिग्नेचर लिए और सरकार को सौंप दिया कि सरकार उस चीज़ पर कार्रवाई करे। तो इस तरह का एक एजेंडा बनाया और उस पर हमने जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने 21 बातें लिख दी और जो सरकार थी वो उस समय पर उससे सहमत हो गई और इस तरीके से जो वहाँ पे हड़ताल चल रही थी उन सब का दी एंड हुआ। बाकी कल कर पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास 9th और सेक्शन आपका है सिविक्स, और जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। देखिए, हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सैलावेंडर एले के बारे में जो चिली के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिसिस बैचलेट के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने जो आपका पोलैंड है, पोलैंड में डेमोक्रेसी का क्या सीन था, इसके बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे सोलिडेरिटी के बारे में। देखिए, कल हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी को लेकर के या जो यूनियन थी उन्होंने एक एजेंडा बनाया और अपनी 21 मांगे हैं सरकार के सामने रखी और सरकार को मजबूर होकर उन सब मांगों को मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्राइक थी वो बहुत लंबी चल गई थी और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा था, इसलिए सरकार ने उनकी मांगे मान ली। अब देखिए, हम पढ़ेंगे सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी क्या था? सोलिडेरिटी एक यूनियन थी। कैसी यूनियन? जो व्यापार को लेकर के बनाई गई थी कि एक यूनियन बनाई जाए, एक ट्रेड यूनियन बनाया जाए जहाँ पर कुछ रूल्स बनाए जाए जो फिक्स हों और जिससे ट्रेडर्स जो हैं उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। तो ए न्यू ट्रेड यूनियन, एक नई ट्रेड यूनियन थी जिसको नाम दिया गया सोलिडेरिटी। और जब सोलिडेरिटी यूनियन बन गई तो 1 साल के अंदर इस यूनियन में लगभग 1 करोड़ लोग हैं इसके सदस्य बन गए। ये अपने आप में देखिए कितनी बड़ी बात है कि पहले तो कोई ट्रेड यूनियन है ही नहीं, कि सरकार व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। उसके बाद जब यूनियन बन गई, चाहे वो स्ट्राइक करके लोगों ने मनवाई हो, चाहे सरकार पे दबाव डाला हो, कुछ भी किसी भी तरीके से यूनियन बन गई और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर इसमें लगभग 1 करोड़ लोग हैं वो सदस्यता ले लेते हैं। जब देखिए 1 साल के अंदर इतने सारे लोग सदस्यता ले लेते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो मिसमैनेज हो जाती है कि सरकार है जो यूनियन तो बना देती है लेकिन उसको सही तरीके से व्यवस्थित उसको बनाए रखने में सक्षम नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो मिसमैनेजमेंट उसका हो जाता है, यानी कि अव्यवस्था फैल जाती है। जब अव्यवस्था फैल जाती है तो सरकार क्या करती है? जब अव्यवस्था फैल गई है, काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, जब सरकार में मारामारी हो रही है, फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है, ना सरकार को फ़ायदा हो रहा है, ना व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा है, ना आम जनता को फ़ायदा हो रहा है, तो क्या होता है? सरकार अचानक से क्या करती है? मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ क्या होता है? देखिए, जैसे अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, अगर आपको याद हो तो हर रोज़ न्यूज़पेपर में आता है जो धारा 144 की। धारा 144 क्या है कि कहीं पर भी 4 से 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। ऐसे ही मार्शल लॉ होता है। मार्शल लॉ मतलब कि आर्मी को एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए बुला लिया जाता है और मार्शल लॉ की स्थिति होती है कि पहले लोगों को बता दिया जाता है कि भाई मार्शल लॉ लगा दिया गया है, अगर इसके बाद भी आप गली मोहल्ले या किसी ऑफिस में या कहीं पर भी आप इकट्ठे होते हैं तो जो पुलिस है वो आपको जेल में डाल देगी।
तो इस अव्यवस्था से बचने के लिए कि 1 करोड़ लोग जो सॉलिडरिटी यूनियन के सदस्य बन गए थे, और जब समाज में अव्यवस्था फैल गई, सरकार उसको संभालने में फेल हो गई, नाकामयाब रही, तो सरकार ने एक उपाय सूझा कि मार्शल लॉ लगा देते हैं। तो दिसंबर 1981 में जो सरकार थी उसने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। अगेन सॉलिडरिटी इज पुट इनटू प्रिजन्स, कि प्रिजनर्स यानी कि जब देखिए व्यापारी जब स्ट्राइक पर बैठ गए थे तो उनको पहले जेल में डाल दिया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मांग को मान लिया गया और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सदस्य हो गए, तो सरकार से फिर बात उसको समझ में नहीं आई, तो सरकार ने फिर से सॉलिडरिटी के जो सदस्य थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया और दोबारा से जेल में डालना शुरू कर दिया। जब ये जो मेंबर थे सॉलिडरिटी यूनियन के, जब इनको जेल में डालना शुरू किया, तो जो लोग बचे हुए थे यानी कि आम पीपल, जो कॉमन पीपल है, जो जनता जो थी, उसने क्या किया, दोबारा से संगठन बनाने शुरू कर दिए। किसके लिए, फ्रीडम के लिए, कि हमें आज़ादी चाहिए। प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन, कि हमें अधिकार दो कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें और अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हमें राइट देता है किस चीज़ का, इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का, लिबर्टी का। लेकिन पोलैंड में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही इस तरह की व्यवस्था चिली में थी, जब तक वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आई थी। तो दोबारा से क्या होता है, जब अव्यवस्था फैल जाती है, ये सारा ड्रामा क्रिएट होता है, तो जो गवर्नमेंट है वो मार्शल लॉ लागू कर देती है कि किसी न किसी तरीके से हमें इनको काबू करना है। जब देखिए 1981 में मार्शल लॉ बनाया, लेकिन स्थिति सही नहीं हुई, तो दोबारा से सॉलिडरिटी यूनियन बना दी गई 1988 में, कि 1918 में दोबारा से एक ट्रेड यूनियन बनाई गई। तो फिर भी क्या हुआ, दोबारा से वही स्थिति होनी थी कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो क्या होगा, जो इकोनॉमिक है यानी कि जो जीडीपी है या लोगों का जो आर्थिक स्तर है वो क्या होता चला गया, डाउन होता चला गया। रोज रोज उसकी जो स्थिति है वो नीचे की तरफ आती चली गई। और 1988 में सॉलिडरिटी यूनियन दोबारा से बनाई, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ की अर्थव्यवस्था का पतन हो गया, कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार है तो सैलरी अच्छी नहीं है, इस तरीके की चीज़ें सामने आई। और उसके बाद एक एग्रीमेंट किया गया, किसके लिए, इलेक्शंस के लिए 1989 में, कि दोबारा से चुनाव होंगे और वो भी बिल्कुल फ्री 1989 में। और इस चुनाव में किसने भाग लिया, वेलेसा ने भाग लिया। जो अगर हम लीडर्स की बात करते हैं कि किसकी मेजोरिटी रही, कौन सत्ता में आया, किसने सरकार बनाई, तो देखिए जो सॉलिडरिटी थी इसने भी इलेक्शन में भाग लिया, और दूसरी तरफ जो पहले से डिक्टेटरशिप चली आ रही थी उन्होंने भाग लिया। तो 100 सीट थी टोटल, कि इलेक्शन के लिए 100 सीटें टोटल थी, और 100 में से 99 सीटें हैं वो सॉलिडरिटी यूनियन की आती हैं। तो देखिए एक तरफा जीत है ये, कि 100 में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी यूनियन के सदस्य हैं वो 99 सीट लेते हैं तो उनकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक सीट है वो इनकी आई और 99 सीटें हैं वो सॉलिडरिटी यूनियन की आई। तो वेलेसा है वो क्या होती हैं, जो इस ट्रेड यूनियन की हेड थी उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है पोलैंड का। इस तरीके से यहाँ पे डिक्टेटरशिप का एंड होता है और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। तो देखिए हमने जो पढ़ा कि ये क्या था, ये सब चीज़ें आपको अगर याद है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं, देखिए आपको थोड़ा सा रिव्यू कराती हूँ। ये देखिए ये जो डेमोक्रेसी इन पोलैंड हम पढ़ के आए थे, 1980 में इसकी शुरुआत की। यहाँ पे एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, जिस पर यूएसएसआर का कंट्रोल था। लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, सिर्फ हर छोटी बात के लिए लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर लोगों ने क्या किया था, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था। जब स्ट्राइक की तो गवर्नमेंट को लगा कि अब स्थिति है वो काबू से बाहर हो गई है, और लास्ट में जाकर के जो सरकार है उसको इन सब बातों को मानना पड़ा। और उसके बाद एक जो ट्रेड है यूनियन थी वो भी उनको बनानी पड़ी, जिसमें 100 में से 99 सीटें सॉलिडरिटी यूनियन है उसने जीती। और जो वेलेसा थी वो उनकी हेड थी, स्ट्राइक करने वाले लोगों की लीडर थी वो, तो उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इस तरीके से जो पोलैंड की स्थिति है किसी न किसी तरीके से जो लोग हैं वो उसको अपने फेवर में करने में सफल होते हैं। इसके बाद देखिए जब डेमोक्रेसी आ गई है तो डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, डेमोक्रेसी के लिए लोग इतना जो भागदौड़ उन्होंने की वो क्यों की, डिक्टेटरशिप से भी काम चल रहा था, कंटिन्यू उसी को कर लेते।
तो जो डेमोक्रेसी है उसके फ़ायदे क्या हैं या डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी के जो फीचर हम पढ़ेंगे, डिसीजंस आर टेकन बाय पीपल। अब देखिए आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो कौन है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सबसे पावरफुल है, नहीं, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो कौन है, कॉमन जो पीपल है, यानी कि आम जनता जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर सरकार लोग चाहते हैं कि सरकार को बदला जाए, सरकार का तख्ता पलट किया जाए, तो वो कर सकते हैं अगर काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। जैसे देखिए अगर आपने पढ़ा होगा, पिछले साल की बात है, तुर्की में सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तो वो सब क्या था, वो डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि ये लोग हमारी सरकार संभाले, तो उसको बदलने के लिए सारी जो आम जनता है वो एकजुट हो जाती है और सरकार को फिर जनता के हिसाब से काम करना पड़ता है। सेकंड देखिए, पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर अपने समुदाय या संघ बनाने का अधिकार है। समुदाय या संघ कैसे, जैसे देखिए अगर हम अब का इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो कोरोना से बचाने के लिए जैसे युवाओं ने जो संगठन बनाए हैं इस तरीके से, या जैसे लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हरियाली के नाम पर जो काम कर रहे हैं इस तरीके से, या जैसे हम बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन के भी कुछ जो संगठन है वो युवाओं के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे एम्स का जो एग्जांपल है वो सबसे बड़ा है कि एम्स के साथ लगते जो गांव हैं वहाँ से युवाओं ने ब्लड डोनेट करने के लिए अपने संगठन बनाए गए हैं, जिसके अंदर हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो क्या है कि डेमोक्रेसी है, हम अच्छे काम कर सकते हैं और अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कि हर इंसान जो 18 साल से ऊपर का है उसको राइट टू वोट दिया गया है, कि एक इंसान को एक बार वोट डालने का अधिकार है, यानी कि कोई भी इलेक्शन है उसमें एक इंसान एक ही बार वोट डाल सकता है और उसकी एक वोट की वैल्यू एक ही काउंट होगी। तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। थैंक यू।